ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग जो कि दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। बहुत सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 1360 ईरानी अब तक शहीद हो चुके हैं। इसमें 168 वो तालिब इल्म भी हैं, बच्चियाँ, जिनको मदरसे में शहीद किया गया है। वैसे तो वेस्ट ह्यूमन राइट का चैम्पियन बनता है, मगर इस मामले पे उसकी मुजरिमाना खामोशी पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। ईरान ये जंग तो जीत नहीं सकता, फिर इसके पीछे ईरान की क्या मनसूबाबंदी है? देखिए, सबसे पहले तो नेतन्याहू और ट्रंप के अगर आप कुछ हफ्ते पहले के बयानात उठा के देख लेना, तो एक ही बात बार बार करते रहे हैं कि हम ईरानियंस को लिबरेट करने आ रहे हैं इस डिक्टोरियल और अथॉरिटेरियन रिजीम से। लेकिन पहला ही हमला उन्होंने मासूम बच्चियों के मदरसे पे करके उनको शहीद किया। इससे आपको अमेरिका और इसराइल की असल चेहरा नज़र आता है। जहाँ तक रही बात ईरान के जंग जीतने की, तो उनको ये जंग जीतनी नहीं है, बस उनको ये जंग हारनी नहीं है। और अब तक की जो स्ट्रेटजी ईरान की रही है, जिस तरह उसने रिटेलिएट किया है, दुनिया हैरान है कि ये किस तरह कर रहे हैं। वो जो क्लेम करते थे ना ईरानियन कि हमने 20 साल इस जंग की तैयारी की है, वो तैयारी आज ऑन ग्राउंड नज़र आ रही है। ये जंग टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजी के दरमियान में है। और अब तक जो स्ट्रेटजी ईरान ने अपनाई है, उसने बड़े अच्छे तरीके से इसराइल और अमेरिका को इंगेज किया है। ये स्ट्रेटजी है क्या ईरान की? देखिए, सिंपल स्ट्रेटजी है। मेनली दो इसके मेन जुज्व है। पहला कि इसराइल और अमेरिका की कॉस्ट ऑफ वॉर इतनी बढ़ा दो कि उनके लिए लॉन्ग टर्म सस्टेन करना मुश्किल हो जाए। इस और दूसरा उनका है कि इस वॉर को ईरान, इसराइल और अमेरिका से बढ़ा के निकाल के दूसरे मुल्कों तक भी ले जाओ, ताकि दूसरे मुल्क भी इसमें एंगेज हो जाए और प्रेशर बिल्ड हो सके। पहला जो उनका पॉइंट है कॉस्ट ऑफ वॉर का, उसमें आप देखें ईरान ने जब पहली दफ़ा रिटेलिएट किया तो पहले बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे, फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और फिर कुछ ड्रोन्स जो इनके शहीद कामाकाजी ड्रोन्स हैं, उससे अटैक किया। और अब बैलिस्टिक मिसाइल्स तो तकरीबन वो अटैक नहीं कर रहा, लेकिन क्लस्टर्स में जो अपने कामाकाजी ड्रोन्स हैं उस वो फायर करके अटैक कर रहा है। मकसद क्या है? मकसद जो डिफेंस सिस्टम है मिसाइल का, अमेरिका और इसराइल का, जिसमें पैट्रियट है, थार्ड है, डेविड स्लिंग है, आयरन डोम, एरो 1 2 3 हैं, उनके पहले जो इंटरसेप्टर्स हैं उनके रिजर्व्स को डिप्लीट कर देना, ज़ाया करा देना। और दूसरा, उसकी कॉस्ट इतनी इंक्रीज करा देना कि उनके लिए सस्टेन ना हो। देखें, एक इंटरसेप्टर जो है ना, वो मिनिमम कॉस्ट करता है $1 मिलियन का, लेकिन जो इंटरसेप्टर अभी यूज़ किए जा रहे हैं स्पेशली पैट्रियट और डेविड स्लिंग और थर्ड में, वो $4 मिलियन से लेके $12 मिलियन तक की कॉस्ट करते हैं। जितना ईरान अपना पुराना स्टॉक है उसको फायर कर चुका है, जिसकी वजह से उनको इंटरसेप्ट करने के लिए इंटरसेप्टर्स की कमी होती जा रही है, उनकी अवेलेबिलिटी कम हो रही है। अमेरिका ने ऑर्डर किया है कि आप इसकी जो प्रोडक्शन है ना, इसको 24/7 बनाएं, ताकि हमारे हमें कमी को जो है ना पूरा कर सकें। लेकिन अब जो ये ड्रोन्स मार रहा है क्लस्टर्स में, अब एक ड्रोन की कॉस्ट है 20 से 30 हज़ार डॉलर, लेकिन उसको इंटरसेप्ट करने की मिनिमम कॉस्ट है $1 मिलियन। तो अब ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करें या इनको जाने दें, क्योंकि एक जो ड्रोन है वो तकरीबन 30 से 40 kg का एक्सप्लोसिव अपने नोज में कैरी करता है, जो ठीक ठाक डैमेज क्रिएट करता है। जब ये बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएंगे रिजर्व्स इनके इंटरसेप्टर्स के, फिर ईरान जो अपने मेन हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल है ना, फतेह 2 जैसे, वो फायर करेगा और दैट विल क्रिएट मैक्सिमम डैमेज। जो बात रही दूसरी स्ट्रेटजी की, जहाँ पे दुनिया को इसने इस वॉर में एंगेज करना है, तो उसने पहला स्टेप में किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, पिछले कई दिनों से बंद कर दिया है, जो ट्रेड रूट है। उसके साथ साथ जो उसने किया अमेरिकन बेसिस और अमेरिकन टारगेट्स को पे हमला, लेकिन वो जो गल्फ कंट्रीज में थे, सऊदीया, यूएई, कतर, बहरीन। कतर में तो उन्होंने यूएस का जो बहुत महंगा और बड़ा इफेक्टिव रडार सिस्टम है, जिसकी कॉस्ट $1 बिलियन से ज़्यादा है, उसको डिस्ट्रॉय किया। तो इससे क्या हो रहा है, इवन दो अटैक तो वो यूएस बेस पे भी और यूएस रिसोर्सेज को कर रहा है, लेकिन इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है गल्फ कंट्रीज़ का। तो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि इस वॉर को जल्दी से जल्दी रुकवाया जा सके। ईरान के अभी तो मामला बेहतर हुए थे गल्फ कंट्री से, अब इसका क्या असर पड़ेगा उन पे? देखिए, मामलात फिर ख़राब हुए हैं। इवन दो अभी कुछ आज जो है कुछ सीज़ फायर हुआ है दोनों साइड से, लेकिन देखिए कंट्रीज़ के दरमियान में ना दोस्तियां नहीं होती, मुफादात होते हैं।
अगर इन फ्यूचर इन कंट्रीज़ के मुफादात और ईरान के मुफादात एक दूसरे से अलाइन हुए तो इन फ्यूचर ये मिल सकते हैं। हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल यूरोप की है, जो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, करोड़ों बंदा एक दूसरे का मार दिया, लेकिन आज वो वीज़ा फ्री, एक करेंसी और बेहतरीन दोस्त हैं। तो कंट्रीज़ के दरमियान में मुफादात होते हैं जो कभी भी एक दूसरे से अलाइन हो सकते हैं। अमेरिका की इस जंग करने का क्या मकसद है? अगर तारीख का मुताला किया जाए तो अमेरिका ने जब भी कोई भी जंग कहीं पे भी छेड़ी है, उसको लेके तो चलता है, लेकिन उसका एंड गोल उसको मालूम नहीं होता, जिसकी मिसाल अफ़गानिस्तान, इराक़ और वियतनाम की वार है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस पे एक स्टोरी की है कि ट्रंप ने ये वॉर स्टार्ट कर दी है विदाउट डिफाइनिंग एनी एग्जिट स्ट्रेटजी। तो ये बात तो ऑलरेडी शुरू हो गई है। जहाँ तक रही बात कि अमेरिका के कंफ्यूजन की या उसको वॉर स्टार्ट तो कर रहे थे, कि इसमें कोई दो ओपिनियन नहीं है कि अमेरिका एक बेहतरीन वॉर मशीन है, लेकिन एक वर्स वॉर स्ट्रेटजिस्ट भी है। हम हिस्ट्री देख सकते हैं। और जहाँ तक रही बात इस वॉर की, तो कन्फ्यूजन आपको उनके बयानात से नज़र आती है, चाहे वो ट्रंप हो या उनका वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस हो या उनके फॉरेन सेक्रेटरी जो है माइक रूबियो हो। पहले कहते हैं कि ये वॉर हमने स्टार्ट की है कि ईरान के हम न्यूक्लियर एसिड्स को तबाह कर सकें। तो अगर अभी आपने न्यूक्लियर एसिड तबाह करने थे तो जून में जो बंकर बस्टर्स मारे थे, B2 बॉम्बर्स लेके आए थे, उस वक्त क्या तबाह किया था? आपने तो उस वक्त भी बताया था कि हमने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट किया और न्यूक्लियर तबाह कर दिए हैं। चलें कोई नहीं, एक दफ़ा फिर से तबाह करने के लिए आगे। लेकिन कुछ ही दिन बाद उनका बयान आता है कि बेसिकली हम यहाँ पे रिजीम चेंज करने आए हैं। फिर बयान बदल गया कि नहीं, यहाँ पे हम ईरान का मिसाइल प्रोग्राम डिस्ट्रॉय करने आए हैं। फिर माइक रूबियो ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दे दिया कि इसराइल अटैक करने लगा था ईरान पे, और रिटेलिएशन में ईरान ने हमारे ऊपर अटैक करना था जिससे हमारा नुकसान ज़्यादा हो सकता था, तो हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी हैं। इसके साथ हमने एक आध दिन पहले एक जो थिएटर देखा है वाइट हाउस में, जी बिल्कुल। जहाँ पे इस वॉर को एक रिलीजियस टैग लगाने की कोशिश की गई है कि रिलीजियस वॉर है। अटर कन्फ्यूजन है, अवाम को बेचना चाह रहे हैं लेकिन अवाम बाय नहीं कर रही उनकी। साथ ही साथ दो ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन वो भी इसका एक रीज़न है। एक है एप्स्टीन फाइल्स, जहाँ पे ट्रंप समेत जो अमेरिकन एलीट है उनके करतूत लोगों के सामने आए हैं, तो उनसे फोकस हटाने के लिए भी ये वॉर को यूज़ किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो वेनेजुएला का क्रूड ऑयल 300 बिलियन बैरल्स जो इन्होंने मोडोरो को कैप्चर करने के बाद अपने कस्टडी में लिया है, वो थिक क्रूड ऑयल है, स्लज होता है। उसको रिफाइनरी में प्रोसेस करने के लिए ना उसके साथ मिक्सचर डालना होता है लाइट क्रूड ऑयल का, और वो लाइट क्रूड ऑयल ईरान प्रोड्यूस करता है। बिफोर मोडोरो को जो कैप्चर इन्होंने अगवा किया, ईरान यूज टू सेल दैट लाइट क्रूड ऑयल टू वेनेजुएला, लेकिन पोस्ट मोडोरो कैप्चर बाय अमेरिका ईरान ने ये बंद कर दिया। तो ये भी एक रीज़न है। अभी खैर फिर ट्रंप साहब ने आके बताया कि मकसद जो है ना वो रिजीम चेंज ही है हमारा मेनली। तो रजीम चेंज तो उन्होंने कर दी आयतुल्लाह खामेनी साहब को शहीद करके। देखें, रिजीम चेंज नहीं हुई, क्योंकि मोस्ट लाइकली अली खामनाई साहब विल बी रिप्लेस बाय उनका जो बेटा है मुश्तबा खामनाई। तो खामनाई विल बी रिप्लेस बाय अनदर खामनाई। उनका ख्याल था कि ये रिजीम चेंज ऐसी ही होगी जैसे पाकिस्तान में कर लेते हैं, लेकिन ईरान जो है वो पाकिस्तान नहीं निकला, वो अफ़गानिस्तान निकल आया। अमेरिका ने 20 साल जंग की अफ़गानिस्तान में, हज़ारों अपने फ़ौजी मरवाए, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की इकॉनमी का नुकसान किया, और रिज़ल्ट क्या था? तालिबान की हुकूमत को रिप्लेस कर दिया तालिबान की हुकूमत के साथ, और ज़्यादा पावर के साथ तालिबान आ गए। इसी तरह ईरान में भी खामनाई विल बी रिप्लेस बाय अनदर खामनाई। लेकिन इतने बेवकूफ़ हैं कि उनको यही फ़र्क महसूस नहीं पता कि सुप्रीम लीडर अलग होता है और स्टेट ऑफ जो स्टेट का हेड है वो सेपरेट होता है। सुप्रीम लीडर एक रहबर है, एक मजहबी रहनुमा है, और अगर ये काम ना करते, उनकी शहादत ना करते, तो वहाँ पे एक ऑर्गेनिक चेंज ऑलरेडी आ रही थी। प्रोटेस्ट हमने दिसंबर में भी देखे जो कि मास प्रोटेस्ट हुए, लोग तंग थे इस अथॉरिटेरियन रजीम और डिक्टोरियल स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट से। लेकिन जो ये इन्होंने काम कर दिया ना, ये जो ऑर्गेनिक चेंज आनी थी वो शायद 20, 25, 30 साल उसको पुश कर दिया। ऐसे चेंजेस नहीं आती रजीम। इसके साथ ईरान ने अब आबनाए हुर्मस को भी कुछ दिनों से बंद किया हुआ है, जिससे ग्लोबल इकॉनमी पे भी इम्पैक्ट पड़ा है और पाकिस्तानी इकॉनमी पे भी। पाकिस्तान ने वैसे तो 55 रुपये पर लीटर तेल पहले से ही महंगा कर दिया हुआ है। यार, इस मौजूदा हुकूमत को तो बहाना चाहिए होता है गरीब अवाम की जेब में डाका डालने के लिए।
इंतहाई बेहुदा स्टेप है। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट उस तेल पे बढ़ाई गई है कि जो ऑलरेडी रिजर्व में है और जो सस्ता पेट्रोल ख़रीदा गया हुआ है, बस आवाम को लूटने का बहाना है। रही बात ग्लोबल इकॉनमी के इम्पैक्ट की, तो उसका जो असर है वो हमें नज़र आना शुरू हो गया। यूरोप में जो गैस की कॉस्ट है वो तकरीबन 40-45% इंक्रीज़ कर गई है। अमेरिका में 24% तक पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ कर गई हैं। और जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, चाहे नेस्डैक हो चाहे S&P 500 हो, दुनिया की स्टॉक एक्सचेंजेस वो एक नेगेटिव ट्रेंड दिखा रही हैं। तो ग्लोबल इम्पैक्ट तो आना शुरू हो गया है इससे स्टेट ऑफ हॉर्मस के बंद होने से, क्योंकि यहाँ से 20 to 25% दुनिया की जो ऑयल ट्रेड है ना, और एनर्जी जो गैस ट्रेड है वो यहाँ से होती है। अब रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पे तो कंपाउंड इम्पैक्ट आ रहा है। एक साइड पे तो कीमतें महंगी होने की वजह से आपकी इकॉनमी पे इम्पैक्ट आएगा, आपके फॉरेन रिजर्व पे इम्पैक्ट आएगा, तेल की वजह से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी क्योंकि तेल से रिलेटेड हर चीज़ की महंगाई हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ रेमिटेंसेस के ऊपर इम्पैक्ट आ जाना है, क्योंकि हमारी 70% तक रेमिटेंसेस जो हैं वो इन गल्फ से आती हैं। वहाँ पे हालात ख़राब होते हैं तो हमारी रेमिटेंसेस पे कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो इकॉनमी ऑलरेडी वेंटिलेटर पे है उसकी सांसें भी बंद हो सकती हैं। इनफैक्ट आपको मैं अगर समझाऊं कि जो क्रूड ऑयल अगर $10 बढ़ता है ना, जो ब्रेंट हम कहते हैं फी बैरल, तो पाकिस्तान में उससे रिलेटेड तकरीबन 1% इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। अब ग्लोबल एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये अगर वॉर 2 हफ्ते और कंटिन्यू करती है तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा तेल की कीमत में वो $70 से $80 पर बैरल का एडिशनल इम्पैक्ट आ सकता है। अगर आप उसको पाकिस्तान के ऊपर ट्रांसलेट करें तो पाकिस्तान में महंगाई जितनी आज है उससे डबल से ट्रिपल हो सकती है, 3 गुना तक ज़्यादा हो सकती है। प्लस गैस शॉर्टेज, क्योंकि कतर जो हमारा LNG एक्सपोर्टर है दुनिया का सबसे बड़ा, उसने LNG की प्रोडक्शन ही बंद कर दी है। हम लोग 7 कार्गो पर मंथ उनसे लेते थे, अब वो 7 कार्गो नहीं आएंगे तो गैस का भी बहरान पैदा हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए तो डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट है अगर ये कंटिन्यू कर जाती है वॉर। अभी ग्लोबल इकॉनमी कोविड पेंडेमिक से रिकवर ही नहीं कर पाई थी कि उस पर गैर कानूनी जंगों का बोझ पड़ गया, जिसका इम्पैक्ट सीधा गरीब आवाम पर पड़ता है। अब दुनिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए और इन गैर कानूनी जंगों को फैलने से रोकना चाहिए। शुक्रिया।